एवरीवन, पेपर 4 एथिक्स की बात हम कर रहे हैं और इसमें चैप्टर 7 और चैप्टर 7 में टॉपिक 7.9 क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं खासकर सिविल सर्वेंट्स के लिए और स्पेशली आफ्टर 1991 की बात करें, बिकॉज 1991 में हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने एलपीजी को एंट्री दी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो टर्म्स हैं दोस्तों, ये हमारे देश के इकोनॉमिक डोर्स को ओपन करते हैं। हमारे देश के जो इकोनॉमिक डोर्स हैं, जहां से मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं और आकर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को परेशान भी किया और चेंज होने के लिए मजबूर भी किया और चेंज होना लाजमी था। यदि हम चेंज नहीं करते अपने आप को तो शायद आज जो ग्रोथ हमारी दिखती है, ठीक है, कई मायनों में भारत अभी भी उसे काम करना बाकी है, लेकिन जहां पर हम आगे बढ़े हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमने चेंज को एडप्ट किया। और क्यों ना हो ये सारे चेंज, 1947 से हम बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड में जी रहे थे। इसे हम मजाक में नहीं लेंगे कि हमारा ट्रेडिशनल मेथड था, ये हमारी मजबूरी भी तो हो सकती है। जिन हालात में हमें देश आज़ाद मिला वहां से आगे की जर्नी देखेंगे तो हमें ब्रेड एंड बटर पर पहले काम करना था। लोगों के पेट भरने थे, लोगों के पास कपड़े नहीं थे, लोगों के पास घर नहीं थे, तो हम फिर इसकी कहाँ बात करते, क्वालिटी की बात कहाँ से करते हम। और क्वालिटी पर बहुत बाद में जाकर हम बात कर पाए, बिकॉज पहले तो रेगुलर प्रोडक्शन चाहिए ना, क्वालिटी की तो बाद में बात होती है जब सारी चीज़ें सेट हो जाएं। हाँ, अब यदि आप 21st सेंचुरी का टारगेट पूछेंगे कि अभी गवर्नमेंट का पूरा जोर किस पर है, तो वो आफ्टर ऑल क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी मीन्स व्हाट? सर्विसेज, सभी सर्विसेज ही हैं गवर्नमेंट की, मोस्टली गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, चाहे वो धान खरीदी से जुड़ा हुआ मामला हो, प्रोक्योरमेंट हो, डिफेंस का प्रोक्योरमेंट हो, तो डिफेंस में भी सर्विस है, हमें सुरक्षा जो मिल रही है वो सर्विस है। एयर इंडिया सर्विस है, क्लियर है। जो इलेक्ट्रिसिटी, पानी, वाटर, रोड, टैक्सेस, ये सब कुछ क्या है, सर्विसेज के दायरे में है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो गरीबों को या सो कॉल्ड बीपीएल को जो अनाज मिलता है वो भी क्या है, वो भी सर्विस है। इसके अलावा आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं तो जो वहाँ आप सर्विस लेते हैं वो क्या है, वो इसी सर्विस के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इस सर्विस में हमें कैसा क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए हमें। तो क्वालिटी या गुणवत्ता की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जब कॉरपोरेट्स गोल की बात करें, जब कॉरपोरेट सर्विसेज की बात होती है, खासकर जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। यदि उनकी सर्विसेज आप देखें तो कोई कंपनी है जो डाउनफॉल में आती है, फिर अप करती है, रिजॉल्व करती है, जो ग्रीवेंसेज हैं वो रिजॉल्व करती हैं। बेस्ट एग्जांपल है एयरटेल, मैंने इससे पहले भी एग्जांपल दिया है एयरटेल का, इसलिए बिकॉज लेटेस्ट आपको समझ में भी आएगा, उनके ऐड वगैरह भी आप देखते रहते हैं। यदि आप देखें एयरटेल की जो सर्विसेज हैं, यदि उस ओर देखें तो आपको नजर आएगा कि एयरटेल ने कैसे रिफॉर्म किया। 4 साल पहले काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था उनका मार्केट, बिकॉज बहुत सारे कस्टमर एयरटेल में आए तो एयरटेल का लोड बढ़ गया, एयरटेल संभाल नहीं पाया और आफ्टर ऑल सर्विसेज फेलियर। ना ब्रॉडबैंड सही चल रहा है, ना आपका मोबाइल सही चल रहा है। उसके बाद अचानक फिर आप देखेंगे रिफॉर्म किया कि हमारा नेटवर्क सही है, सभी जगह है, नेटवर्क की ट्रांसपेरेंसी, याद होगा वो सारे ऐड जिसमें बताया कि आप नेटवर्क भी देख सकते हो, कहाँ कैसा नेटवर्क आ रहा है, मैप में देख सकते हैं, क्लियर है। वो एयरटेल गर्ल काफ़ी फेमस हुई इन सब ऐड से। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि साल भर से एक ऐड आ रहा है इनका कि अपने कस्टमर्स काउंट कर रहे हैं, कंप्लेंट्स काउंट कर रहे हैं, और वो काउंटिंग में ईमानदारी से बताते हैं कि अभी इतने कंप्लेंट्स हमें हटाने हैं, जीरो पर लाना है, तो जीरो पर लाने की कोशिश हो रही है। तो आप देखेंगे सर्विसेज में सुधार किया उन्होंने, क्वालिटी इसे ही कहते हैं। हैप्पी कोड देते हैं, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो जो उनका टेक्नीशियन आया है उसे आप वो हैप्पी कोड नहीं देंगे तो उसका कॉल लॉक नहीं होगा, उसके अकाउंट्स पर वो दिखाएगा नहीं कि इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, और वो पेंडिंग दिखाता रहेगा, इससे उनका इंसेंटिव रुकेगा। इट मीन्स आप तभी कोड देंगे जब आप हैप्पी होंगे, तो नाम ही रखा गया उसका हैप्पी कोड, बढ़िया है। गवर्नमेंट में इस तरह से रखना चाहिए कि जिस ब्यूरोक्रेट से आप खुश हैं उसके काम से उसको हैप्पी कोड दीजिए, आपका होगा। देखिएगा डाउन द लाइन 5 से 10 साल आप देख लीजिएगा, मैंने बहुत लंबा कह दिया, बहुत ज़्यादा देर नहीं, 5 ईयर्स रुक जाइए, फिर देखिएगा ये सारी चीज़ें होंगी। ब्यूरोक्रेट्स के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम आएगा, लॉगिन होगा, सब कुछ कि किस ब्यूरोक्रेट ने किस काम को कितने जल्दी किया। बिकॉज परफॉर्मेंस रेटिंग की बात हो रही लगातार, हम परफॉर्मेंस रेट ही नहीं करते
और परफॉर्मेंस मेजर ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड, बिकॉज वी डोंट हैव मच एम्प्लॉयज फॉर दी एवरीथिंग। ओके, सो वी हैव लेस नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। इस वजह से क्या होता है, एक सिंगल ब्यूरोक्रेट के ऊपर बर्डन ज्यादा होता है। वो कह सकता है कि ये सारे काम मैं संभाल रहा हूं जिसे आपने डिफाइन नहीं किया है, तो इट मीन्स हमारे पास चैलेंज है। तो फिर हमने कुछ कुछ जगह पर इन सारी चीज़ों को लॉन्च करने की कोशिश की है, और हमारी जो कोशिशें हैं वो क्या है कि किसी तरह से इन सर्विसेज को रिजॉल्व किया जाए, इन सर्विसेज में क्वालिटी प्रोवाइड किया जाए, बिकॉज गवर्नमेंट क्वालिटी पर फोकस कर रही है। और क्वालिटी पर फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं, सिर्फ वादों इरादों पर नहीं, बल्कि जो काम आप तक होना चाहिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के बिल आप देते थे, पहले वो कैश में होता था, लंबी लाइन लगी रहती थी उस पर्टिकुलर डे जो बिजली का बिल, और आपको पता है इंडियन स्टाइल लास्ट डे हमें काम करना है, 11th आवर में हमें बिल पटाने जाना है, तो लंबी लाइन लगी है, भैया मेरा पहले ले लो, मेरा पहले ले लो, है ना। फिर वो रसीद काटेगा, देगा, जमा करेगा, एंट्री करेगा। ई गवर्नेंस से वो सारी चीज़ें बदल दी हैं। फिर वो काउंटर पर मशीन लगने लगी कैश वाली, वो डालता है, फटाफट पर्ची निकल आती है आपके जो आपका अकाउंट नंबर है उस पर। फिर अब उसे क्या कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। फिर गूगल पे से जहाँ से करना है सारा गेटवे लग गया उसमें, फटाफट पेमेंट, फटाफट उनका रिसीविंग, मैन पावर कम हो गया। तो क्या हुआ, सर्विस ठीक है। अभी आप कॉल करते हैं, कॉल सेंटर बना दिया उन्होंने, कॉल लॉन्च करते हैं आप, जैसे ही डायल किया तो आपकी कंप्लेंट बुक हो जाती है, और रिजॉल्व होने पर वो फिर वहाँ से हटती है। तो CRM का इस्तेमाल होने लगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये बेसिकली इसी चीज़ के लिए पढ़ाया जा रहा है कि कस्टमर जो हमारा सिटीजन है वो अब हमारा कस्टमर हो चुका, वो कस्टमर कैसे हुआ इसको हमें समझना है दोस्तों। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही समझने जा रहे हैं कि हमारा जो सिटीजन है वो कस्टमर कैसे हुआ, उसे कस्टमर कैसे कहें, और क्या हम उसको सर्विस दे पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात हो रही है क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी की, और जिसमें हम समझेंगे कि भारत में किस तरह से इसमें चेंज लाया गया, भारत में किस तरह से कोशिश की गई कि क्वालिटी सर्विस डिलीवरी पर हम काम कर सकें या फिर उन मुद्दों को देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं अगले स्लाइड में क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी के आगे क्या है। सेवो उत्तम हमने पहले भी लेक्चर्स में समझा है कि सेवो उत्तम ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल या कार्मिक प्रशासन मंत्रालय है, उसके अंडर में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या पब्लिक ग्रीवेंसेस करके एक डिपार्टमेंट है, वो आप देखेंगे तो वो इस काम को करते हैं। ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह का अवार्ड सिस्टम है। सेवो उत्तम, सेवो प्लस उत्तम से मिलकर बना है, नाम ही है टुवर्ड्स अ सिटीजन फ्रेंडली गवर्नमेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि सिटीजन फ्रेंडली कहा जा रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि कस्टमर फ्रेंडली नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो वैसे ही कस्टमर फ्रेंडली की जगह सिटीजन फ्रेंडली गवर्नमेंट बोला जा रहा है। जैसे आप मोबाइल को बात करते हैं या टेक्नोलॉजी को, बहुत यूजर फ्रेंडली नहीं है, मतलब हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। तो अब आपके हिसाब से चलने वाली बात को हम कह रहे हैं सिटीजन फ्रेंडली गवर्नमेंट कह रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ स्लाइड्स हैं जिसमें हम देख पाते हैं, क्लियर है कि हाउ डू वी कनेक्ट पॉलिसी विद ऑपरेशंस। इधर इस साइड पॉलिटिशियंस हैं, इस तरफ सिटीजन्स हैं, इधर बेनिफिट्स हैं, इधर रिफॉर्म्स हैं। ये एक तरह का सटायर भी है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। वी समटाइम्स एज्यूम दैट पॉलिसीज विल इम्प्लीमेंट देमसेल्व्स, ठीक है। द सिविल सर्विस रिक्वायर्स अ बेटर डिलीवरी कल्चर, जिसके ऊपर बात हो रही है कि एक्चुअल बेनिफिट्स तो बहुत दूर है, ये जो गैप है ये काफी ज्यादा है दोस्तों। आप समझ पा रहे होंगे, एक सटायर वाला पिक्चर है, इससे आपको क्लियर भी हो रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि पॉलिसीज तो बनती हैं, लेकिन उनका ऑपरेशन, उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। एक कलेक्टर का जॉब प्रोफाइल क्या है, बेसिकली यही ना कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उनके प्रोग्राम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं, उनके प्रोग्राम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट भी बिल्कुल सटीक तरीके से,
जो एफिशिएंसी है या फिर जो आपको रिसोर्सेज मिले हैं उसी में से आपको करना है। आप हर बार ये नहीं कह सकते मुझे आईपैड दीजिए तब मैं काम करूंगा, मेरे सभी एम्प्लॉयज को आईफोन मिलना चाहिए तब मैं काम करूंगा, बिल्कुल नहीं। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना है, जो रिसोर्स है आपके पास उसमें काम करना है, आपको एफिशिएंसी दिखानी है, आपको इफेक्टिवनेस दिखानी है कि कितने ज्यादा इफेक्टिव हैं आपके इंप्लीमेंटेशन, या फिर आपको यह भी बताना है कि कितने इकोनॉमी तरीके से आप काम कर सकते हैं, मतलब मितव्ययी तरीके से आप काम कर सकते हैं। जो पैसा मिला है उतने में आप कैसे काम कर पाएंगे ये आपको बताना है। प्लस आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होना है, प्लस आपको कस्टमर ओरिएंटेड होना है, प्लस आपको मार्केट ओरिएंटेड होना है, प्लस आपको प्रोफेशनलिज्म लेकर आना है। ये सारे गुण आपके अंदर लीडरशिप के तौर पर होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ बड़े बड़े शब्द नहीं हैं, बल्कि आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत यूजफुल टूल्स होंगे। बिकॉज आप अकाउंटेबल है या नहीं, रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, रिस्पॉन्सिव है या नहीं, ट्रांसपेरेंट, ये सारा कुछ आपका चेक किया जाएगा। सो पेपर 7 बेसिकली टॉपिक 7 या पेपर 4 इन्हीं सब चीजों के लिए जाना जाता है। और ब्यूरोक्रेट्स के ये सब क्या है, फीचर्स हैं, ये सब ट्रेड्स हैं। सो बेसिकली ये जो गैप है सर्विस का, इसीलिए क्या बोला, द सिविल सर्विस रिक्वायर्स अ बेटर डिलीवरी कल्चर। हम वर्क कल्चर में भी हमने बात किया था बहुत कुछ कि क्या हमें चेंजेस लाने होंगे, राइट। सो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्ड सेवोत्तम फ्रेमवर्क, ये सेवोत्तम फ्रेमवर्क हमारे देश का है, क्लियर है। सेवोत्तम फ्रेमवर्क एम्स एट फिलिंग दिस गैप्स थ्रू अ सिंपल प्रोसेस। सो बेसिकली उत्तम सेवा के लिए मिलने वाला ये क्या है, एक तरह से अवार्ड है, सेवोत्तम अवार्ड है, एक स्टैंडर्ड है हमारे देश में। ये स्टैंडर्ड कहां से फुलफिल होगा, ये होगा बेसिकली सिटीजन चार्टर से। नागरिक घोषणा पत्र जो हमने इसके पहले के वीडियोस में देखा हुआ है, नागरिक घोषणा पत्र या सिटीजन चार्टर की बात हो रही है, क्लियर है। तो सिटीजन चार्टर मैनेज कैसे होगा, या फिर सिटीजन चार्टर के गुण क्या है, इन सभी चीजों को हमने देखा है। नागरिकों के लिए घोषणा पत्र, आप जो टर्म्स कंडीशंस बताते हैं, आपके सपोज गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अपना चार्टर है, उस चार्टर में आपने लिखा है कि जल्दी से जल्दी आपको फैसिलिटीज दी जाएंगी, आपका ओपीडी हैंडल होगा, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो दिया जाएगा। इट मीन्स एक तरह का प्रॉमिस आप करते हैं, यदि उन प्रॉमिसेस पर आप खरे उतरते हैं, उनको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं, देन फाइनली जो कस्टमर के या जो नागरिकों के ग्रीवेंसेस हैं वो टाइमली दूर करते हैं, तो क्या हुआ, ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। यही तो आपको चाहिए था, क्लियर है। तो कई डिपार्टमेंट्स हैं जिनको सेवोत्तम अवार्ड मिला हुआ है। तो ये बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, QMS है ये हमारे देश का। और भी देशों में हालांकि बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है ना। जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM की आप बात करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर में बहुत फेमस है और इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना जाता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो आप देख पाते हैं कि ये सारे शब्द अलग अलग कंट्रीज में है, तो हमारे देश में भी हमने उसे सेवोत्तम कह दिया। तो आप देखेंगे कि ब्रिटेन में भी एक्चुअली तो ब्रिटेन में ही शुरू किया गया था सिटीजन चार्टर, तो वहां से चार्टर मार्क स्कीम चालू किया गया। इट्स अ काइंड ऑफ एन अवार्ड किस लिए, बिकॉज फॉर द कंप्लीशन, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सिटीजन चार्टर, या फिर उसका राइट काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, उसका जो उसके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको प्रॉपर हैंडल करना, एंड देन वो अवार्ड आपको मिलता है। तो बात करते हैं द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी बात मैं कर रहा था। और ये किसके अंडर में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, कार्मिक प्रशासन मंत्रालय, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। और इसी के अंडर में DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग भी आता है। और एक डिपार्टमेंट ये भी है दोस्तों, बहुत मायने रखता है, बिकॉज ये डिपार्टमेंट एक तरह से ये पूरी मिनिस्ट्री आपके लिए ससुराल की तरह से है ना, क्योंकि वहीं से आपका सब IAS की ट्रेनिंग और IPS की ट्रेनिंग वगैरह सब मैनेज होना है। हालांकि IAS के लिए पेरेंट इंडस्ट्री वही पेरेंट मिनिस्ट्री वही है, और ओवरऑल सिविल सर्विस जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उनके लिए वो पेरेंट मिनिस्ट्री है कह सकते हैं। हालांकि IPS की जो रिपोर्टिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को है, IRS की जो रिपोर्टिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को है। आपके अपने मिनिस्ट्रीज हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप देखेंगे ग्रैंड पेरेंट के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री। तो ये सेवोत्तम, द टर्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हिंदी वर्ड्स, उत्तम प्लस सेवा, दैट इज सेवोत्तम। इट इज बैक्ड बाय एन इंडियन स्टैंडर्ड IS
15,700 and 2005 that was specially created for certifying achievement of excellence in service delivery in the government service sector. So service excellency एक शब्द आता है, सेवा उत्कृष्टता। क्लियर है? मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है अलग अलग क्लासेस में, और यहाँ भी फिर से बताना चाहूँगा, जो इंडियन पासपोर्ट ऑफिस है उसको सर्विस एक्सीलेंसी का अवार्ड मिला हुआ है। क्लियर है? वो आपके अपने शहर में भी होगा तो उसे आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे उनके काम करने का तरीका कैसा है, तो सब कुछ लिखा हुआ है। जाते ही पहले आप देखेंगे कि सर्विस एक्सीलेंसी वाला बोर्ड लिखा होगा, सेवा उत्कृष्टता, मतलब उसमें हाईएस्ट लेवल को अचीव करना। फिर आप देखेंगे उनका पूरा प्रोसीजर। अच्छा, एक चीज़ और समझा दूं, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं सो गवर्नमेंट के अकेले बस का नहीं है क्वालिटी लाना, क्योंकि आपको पता है ब्यूरोक्रेसी का हाल कैसा है। सैलरी आपको मिल रही है, परफॉर्मेंस पे बेस्ड नहीं है सैलरी, तो आपको भी लगता है कि ठीक है मेरे घर से क्या जा रहा है, ये वाला अप्रोच है। लेकिन आपकी सैलरी को परफॉर्मेंस से जोड़ दिया जाए, देन आप अलर्ट होकर काम करेंगे। तो फिलहाल ये सिस्टम हमारे देश में गवर्नमेंट साइड में नहीं आया, बट येस इट इज देयर विद द प्राइवेट सेक्टर। वो लोग काफ़ी बढ़िया से इस चीज़ को हैंडल करते हैं, और बिना PPP के हम सर्विस एक्सीलेंसी नहीं ला पाएंगे, ये तो तय बात है। हम अकेले जब काम करते हैं तो बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं। जब PPP की बात आती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आई मीन प्राइवेट के साथ जब अटैच होकर हम काम करते हैं तो हम क्वालिटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो टाटा TCS को शामिल किया गया पासपोर्ट बनाने में। पहले गवर्नमेंट, याद होगा आपको, खैर आप लोग छोटे रहे होंगे, जब पासपोर्ट एक ज़माना था जब बनाने की बारी आती थी तो ऐसा लगता था अपने आप को प्रूव करना है कि भाई साहब हम क्रिमिनल नहीं हैं, माफ़ कर दो हमें बहुत बड़ी गलती हो गई है ना, इस तरह का अप्रोच होता था। बहुत ही ज़्यादा बारीकियां थी और आपका पासपोर्ट बनना मतलब एक चैलेंज था। पासपोर्ट बन जाने के बाद लोग सेलिब्रेट किया करते थे, ठीक है ना। और मैंने मतलब 2 साल पहले की बात है, पासपोर्ट अपडेट करवाने गया, तब मैंने एक छोटी सी बच्ची को देखा, 9th क्लास की बच्ची थी, ठीक है ना, 9th या 7th क्लास की बच्ची थी। सारा कुछ हो जाने के बाद अपने फादर को बहुत खुश होकर उसने जवाब दिया, फ़ोन किया कि पापा सारा डन हो गया, मैंने सारा कर लिया। मतलब उसके पापा ने कहा कि तुम अकेले जाओ और सारा कुछ करो, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, सब कुछ हो गया इजीली, राइट, अकेले आई थी वो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से आप देखेंगे कि अब कितना आसान हो गया। तो आप जाएंगे, सबसे पहले आप वेबसाइट में, यदि पढ़े लिखे लोग हैं या जिनको नॉलेज है वो लोग सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट आप नहीं करेंगे तो कोई एजेंट करके देगा, फाइनली एजेंट से बचना है। तो जब आप टाइम के लिए उसमें स्लॉट मांगते हैं, फिर पेमेंट करते हैं, तो टाइम आपको फिक्स मिलता है। सपोज 12:10 मिला तो आपको एटलीस्ट 12 बजे वहाँ पहुँच जाना है, और 12:10 को ही वो बंदा एंट्री देगा विथ वो पेपर आपको लेकर जाना पड़ेगा। क्लियर है? डॉक्यूमेंट्स के लिए पहले उसमें बता दिया गया है। फिर भी आप जैसी एंट्री लेते हैं, एक बंदा आपको एड्रेस करता है, यस सर, यस मैम, मे आई हेल्प यू, एंड देन सारी इंफॉर्मेशन चार्ट पर लिखी हुई लगी है वहाँ पर दीवार में। क्लियर? हर एंगल से उसको लगा कर रखा गया है। और इसके बाद फिर जब आप देखते हैं वहाँ पर, फिर वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। कोई बुजुर्ग है तो उनको बैठाया जाता है, पानी ऑफर किया जाता है। फोटोकॉपी की दिक्कत है तो कैंपस से बाहर नहीं जाना है, वहीं पर है। चाय कॉफ़ी भी वहीं पर है, और जो भी आप फोटोकॉपी है या फिर पिन चाहिए, स्टेपलर चाहिए, सब कुछ, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर इन दैट कैंपस। इनफैक्ट बेबी सीटर रूम भी है वहाँ पर, वेटिंग हॉल भी है, ताकि कोई मदर यदि आई हैं, छोटा बच्चा है तो उसके लिए भी कंफर्ट जोन है। तो टॉयलेट है, वॉशरूम है प्रॉपर, ये सारा कुछ है वहाँ पर, और बढ़िया एसी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉपर आपको टोकन दिया जाएगा, टोकन के हिसाब से नंबर आएगा। वेटिंग हॉल है वहाँ पर, बढ़िया एसी, आरामदायक चेयर है, टीवी लगा हुआ है, और वहाँ पर सर्विसेज के बारे में और गांधी जी का कोटेशन लिखा हुआ है। देन आप एंट्री लेते हैं, अंदर जाते हैं तो ग्रुप में टेबल ए पर पहले कॉल आता है, जहाँ से वेरीफाई आप करते हैं, आपकी फ़ोटो वोटो ली जाती हैं और सारा आपका स्कैन किया जाता है डॉक्यूमेंट। देन आप एंटर करते हैं बी में, और बी के बाद फाइनली सी में। ये सब हार्डली 30-35 मिनट का काम है। सी में जाते हैं, फाइनल वहाँ पर वो सारा कुछ चेक करता है, ग्रांटेड का सील लगा देता है। डी ग्रुप में जाकर आप पावती ले लेते हैं। पावती लेने के पहले एक आपसे एक तरह का फीडबैक भरवाया जाता है। उस फीडबैक में सारा डिटेल लिखा रहता है, यू आर हैप्पी और नॉट, आपके साथ बिहेवियर कैसा था इन सभी एम्प्लॉयज़ का, वॉशरूम क्लीन, मतलब ये सब भी पूछा गया है, वेदर वॉशरूम वॉज क्लीन और नॉट, ये भी आपको बताना है उसमें, ठीक है ना। नहीं है तो नो कर दीजिए आप, ठीक। तो सारा कुछ आपको लिखना है, एंड देन फाइनली उसको जमा करना है बॉक्स में। और ऐसा नहीं कि उसकी सुनवाई नहीं है, उसकी सुनवाई है। यदि आपने कुछ कंप्लेन की है या आपने लिखा है कि कुछ गड़बड़ी थी तो उसको वो लोग क्रॉस चेक भी करते हैं, ठीक है ना। एंड देन फाइनली आप हार्डली 45 मिनट्स में आप बाहर आ जाते हैं।
ठीक है, तो बताइए 45 मिनट में आपका काम हो गया, टाइम भी बच गया। हाँ, इतना टाइम तो लगना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब भी होता है। और इजी किया है, फ्लेक्सिबल हुए हैं, आपको क्रिमिनल की नज़रों से नहीं देखा जाता कि अच्छा ये क्रिमिनल है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं एक सॉफ्ट बिहेवियर के साथ साथ वो चीज़ें बाहर। तो ये था रीज़न सेवोत्तम अवार्ड मिलने का, बिकॉज उन्होंने हर चीज़ को साइकिल में पूरा किया। मतलब ये तो प्राइवेट कंपनी में ट्रीटमेंट मिलता था, वो भी पासपोर्ट ऑफिस में। हाँ, जो ग्रांट करने वाला है वो गवर्नमेंट का आदमी, इंक्वायरी 2-4 सवाल करेगा कड़े शब्दों में, क्या नाम है ना, इस तरह से, क्योंकि वो वहां पर फाइनली वो इंक्वायर करता है कि किसी गलत आदमी को पासपोर्ट ना दे दिया जाए। बात कर रहे थे हम सेवोत्तम की कि किनको मिलता है। फिर यहां पर आप देखेंगे सपोर्ट सर्विस, क्लाइंट केयर, एडवाइस और हेल्प, ये सारे डायग्राम में आपको दिख रहे हैं। सेवोत्तम सीक्स एक्सीलेंस बाय फोकसिंग ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन पब्लिक सर्विस डिलीवरी ओनली, ठीक है ना। तो पब्लिक सर्विस आपने किस तरह से दी है, वो डिलीवरी कैसे दी है, उसके बेसिस पर आपको ये अवार्ड दिया जाता है, राइट दोस्तों। सो गवर्नमेंट्स services delivery should not be a game of dice. Citizens should know what to expect, how much to expect, from whom, when and where. ये सब कैसे होगा दोस्तों, ये सब सिटीजन चार्टर से होगा, बिकॉज सिटीजन चार्टर में हमने सब कुछ लिख कर दे रखा है, नागरिक घोषणा पत्र में। ये इसीलिए तो है ना, कौन सी सर्विस कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, बाय होम, एट व्हाट कॉस्ट, एट व्हाट टाइम, वेयर, ये सारा कुछ जो सवाल वाले या प्रश्न वाले जो शब्द हैं उनको यहाँ पर ला दिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या चाहिए। सो अनसर्टेनिटी इज सॉट टू बी रिमूव थ्रू पब्लिश स्टैंडर्ड्स। ये पब्लिश स्टैंडर्ड्स मतलब जो आपके मापदंड हैं वो कहाँ लिखे जाएंगे, नागरिक घोषणा पत्र में। जो आपका मानक है, आई मीन मानकों की घोषणा आपको करनी होगी कि यदि आप पासपोर्ट बनाने आ रहे हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा और क्या हमसे उम्मीद करना है, ये भी बताना पड़ेगा ना कि आप हमसे क्या उम्मीद करें। तो जब उम्मीद करें, अब मान लो ऐसा लिखा है कि भैया साफ सुथरे थाली में आपको भोजन मिलेगा, किसी होटल में लिखा है, तो मान लो थाली गंदी है तो आप जाकर बताएंगे ना कि सर आपने तो लिखा था, यही देखकर हम आए हैं, लेकिन आप दे नहीं रहे, भाई यही तो होता है। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप कहीं सर्विस लेने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है हम आपको क्या क्या देंगे। या फिर जैसे आप कोई लैपटॉप खरीदते हैं तो उसके बैग के कवर में लिखा रहता है व्हाट इंक्लूड्स, ओके, आई मीन योर बिल इंक्लूड्स। या फिर जैसे आप कभी अमेजन में कोई प्रोडक्ट खरीदते होंगे तो लिखा रहता होगा दिस पिक्चर इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस प्रोडक्ट, या फिर कोई और सिंबॉलिक रहता है, सो दिस इज ओनली टू अंडरस्टैंड यू द प्रोडक्ट बट दिस इज नॉट इंक्लूडेड, दिस स्टैंड इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब जो इंक्लूडेड नहीं है वो उसको पहले ही बता देते हैं। फिर द ओरिजिनल प्रोडक्ट में डिफर फ्रॉम द पिक्चर ऑन द बॉक्स, मतलब पहले ही क्लियर करते हैं कि भैया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। कई बार आप झगड़ा करते हैं ना, भैया आपने तो ऐसा बोला था, अभी नहीं कर रहे हैं, आप टाइम पर पहुंचाएंगे बोले थे। बस वाले से झगड़ा किया होगा आपने काफ़ी ज़्यादा, जब बसेस की जर्नी आपने की होगी, क्योंकि उन्होंने कभी लिख कर नहीं दिया। वो मान लो आपको आधे रास्ते उतार भी देगा तो आप क्या कर लोगे, कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ पर अब पायलट ऐसा नहीं कर सकता कि भैया मज़ा नहीं आया तो रास्ते में उतर जाओ, हम तो ऐसे ही चलाएंगे, है ना। मान लो आपको लगा भैया कैसे चला रहे हो आप पायलट अंकल, ना बहुत हिल रहा है ये, है ना एरोप्लेन, तो हमें उतारो, नहीं चलना आपके साथ। बोले ठीक, उतर जाइए, ठीक है। तो खैर मजाक की बातें हैं, लेकिन कहने का मतलब वहाँ स्टैंडर्ड फिक्स है। आप नीचे उतरकर भरपूर झगड़ा कर सकते हो, देखो डिले कर दिया, क्लियर, वो बोलेगा आसमान में बादल थे, मैं क्या करूं, मैं थोड़ी ना धीमे चला रहा था। तो खैर बहुत सारी चीज़ें, यदि फ्लाइट डिले होकर आ रही है तो आप उसका मुआवजा मांग सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो तो दोषी है ना, उसने प्रॉमिस किया आपको और आपने उसके हिसाब से एक एक मिनट काउंट किया हुआ है। या फिर आपको अंदर सर्विस प्रॉपर नहीं मिलती, सीट गंदी है, या फिर कोई स्मेल आ रही है, वट एवर, या एसी का पानी टपक रहा है आपके ऊपर, सो आप कंप्लेन कर सकते हैं, वो रिजॉल्व करेंगे। बिकॉज वो सर्विसेज इसी तरह से महंगी है, फ्लाइट की टिकटें हैं, तो वहाँ पर वो सर्विस देने के लिए आई मीन उन्होंने सर्विस देकर ही आपको बुलाया कि आपको ये सब देंगे। वो सब देख कर आप जाते हैं कि अच्छा ये सब मिलेगा, इसलिए हम आपकी टिकट खरीद रहे हैं, ठीक है। किसी सिनेमा हॉल में कोविड दौर में तो अभी नहीं चल रहे हैं, वहां पर भी इसी तरह की प्रॉमिस किए जाते हैं, आप कंप्लेन कीजिए, देखिए रिजॉल्व करते हैं। और जो कंपनी अपने ग्रीवेंसेस को दूर करती है वही कंपनी आगे बढ़ती है। ग्रीवेंसेस तो आएंगे, जीरो ग्रीवेंस कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई कंपनी क्लेम कर सकती है कि हमारे कोई ग्रीवेंस नहीं है, ठीक है। जैसे मैं पैनासोनिक प्रोडक्ट की बात करूं, पैनासोनिक बेसिकली आप सभी को पता है जापानीज प्रोडक्ट हैं, तो इन्होंने इतना अपने आप को रिफॉर्म किया है
ऐसी चीज बनाते हैं कि उसमें कंप्लेन ही नहीं आएगी, मतलब कोशिश करते हैं कि कंप्लेन ना अननेसेसरी अनलेस अनटिल कि वो टूट ना जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सर्विसेज इस तरह से देनी जिसमें ग्रीवेंसेस आने के चांसेस ना हो, वो विद द हेल्प ऑफ पब्लिश स्टैंडर्ड्स। तो जो आपके स्टैंडर्ड्स है वो कहाँ लिखे जाएंगे, नागरिक घोषणा पत्र में, सिटीजन चार्टर में, कि भाई साहब आप जो पैसा देंगे उसमें ये सर्विसेज हम पे करेंगे, इस तरह की सर्विसेज हम देंगे। दैट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। आप क्या प्रॉमिस करते हैं और किस तरह से उनको रिजॉल्व करते हैं, ग्रीवेंसेस को कैसे सॉल्व करते हैं। सो ग्रीवेंस हैंडलिंग एक बड़ा पार्ट है इस यूनिट का, और खासकर आगे चलकर आपको ब्यूरोक्रेसी में भी यही करना है। जब आप ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे तो इन ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए आपको काम करना है, ठीक है। सो बात हो रही थी सर्विस डिलीवरी की। द QMS सेवोत्तम फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द आंसर थ्रू 3 मॉड्यूल्स दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई गैप्स इन सर्विस डिलीवरी। तो ये क्या है, इसको आइए देखते और समझते हैं। सो बात हो रही थी सिटीजन चार्टर, जो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले। तो ये 3 पॉइंट्स हैं दैट स्पेसिफाइज एंड पब्लिशेस द स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस डिलीवरी। जो भी आप सर्विसेज देना वो कहाँ मेंशन होगी, वो मेंशन होंगी बेसिकली सिटीजन चार्टर में मेंशन होना है। क्लियर है दोस्तों। द ग्रीवेंस redress mechanism that process complaints from citizens when standards in citizen charter are not met in the service delivery। सेवा प्रदान के दौरान जो आपने नागरिक घोषणा पत्र में जिन मानकों जिन मानकों के लिए वादे किए हैं, यदि वो वादे पूरे नहीं होते तो फिर आप क्या करते हैं, ग्रीवेंस कोई विवाद, कोई शिकायत उत्पन्न होता है, उस शिकायत का रिड्रेसल मतलब उस शिकायत निवारण प्रणाली क्या चीज है, ये मायने रखती है। तो आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने स्तर पर, जैसे सीएम हाउस में एक दिन होता है अलग अलग स्टेट्स में, कुछ जगह जन दर्शन कहा जाता है, कुछ जगह वो कहते हैं आइए आपसे मिलने का प्रोग्राम है ना, जन सम्मेलन कहा जाता है, ऐसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, लेकिन पर्पस वही है। क्लियर है, पर्पस क्या है, दरबार लगता है। पहले जैसे राज दरबार लगता था ना राजाओं का, और डेली उनका काम होता था कि एक टाइम पर ऑफिस आना है, राज दरबार में आना है। तो ये राज दरबार है, फर्क ये है कि ये हमारे सेवक हैं, राजा नहीं है, और सेवक होने के नाते आपकी बातें सुनते हैं। और उस वक्त जो डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, पहले भी यही होता था, महामंत्री सुनिए और इनकी समस्या का समाधान कीजिए, है ना, इस तरह से राजा आदेश देता था। तो अभी भी जितने भी स्टेट के सीएम हैं या जहां पर भी इस तरह से जन दर्शन टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या होता है कि वो कॉन्सेप्ट ऑर्डर करते हैं सीएम साहब, और उनके अगल बगल सब डिपार्टमेंट के लाइन से लोग खड़े रहते हैं, हाँ भाई ये इरिगेशन वाला प्रॉब्लम लिखो कंप्लेन। और अब इसी को क्या है, अब तो ये मुंह जबानी बोल दिया आपने, मान लो उन्होंने नोट नहीं किया, वो बेचारा चला गया, तो क्या सबूत रह जाएगा कि उसने कंप्लेन किया था। इसका कोई सिस्टम होना चाहिए। तो अब जो भी कंप्लेंट्स आ रही बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में रजिस्टर्ड होनी है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या है कि आपने कंप्लेन रजिस्टर कर दिया, एक तरह से ई कंप्लेन सिस्टम है, क्योंकि ई कंप्लेन से अब क्या होगा, चीजें निकल कर तो जाएंगी नहीं, सिस्टम बना हुआ है, और जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसको भी वो हाईलाइट होता रहेगा कि उसके लिए कंप्लेन है। उसके लिए पर्टिकुलर टाइम होता है कि 10 दिन 15 दिन आपको रिजॉल्व करके फीडबैक देना है, और नहीं करते हैं देन अगेन उस पर चैलेंज है। आप देखेंगे लोकवाणी कार्यक्रम इसी का आधार था यूपी में, जिसको एक डीएम ने स्टार्ट किया था कि 10 रुपए में आप अपनी कंप्लेन लॉन्च करवाइए, और जो कलेक्टर है उनके ऑफिस में वो कंप्लेन आएगी मेल के थ्रू। तो छोटे छोटे कियोस्क जो बने थे पहले मेल सर्विस के लिए, तो वहां से कंप्लेन शुरू करना है। ये बड़ा फेमस प्रोग्राम था, अवॉर्डेड प्रोग्राम है, इसे बेस्ट प्रैक्टिसेस में गिना जाता है लोकवाणी कार्यक्रम को दोस्तों, तो जरूर इसके बारे में पढ़िएगा। तो आप देख पा रहे हैं अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो विवाद है, जो परेशानियां हैं, उसको आप निपटारा कैसे करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा झगड़ा इसी बात का है कि हमारी प्रॉब्लम कोई नहीं सुनता। आपके घर में भी यही प्रॉब्लम है, आपको हो सकता है, मुझसे भी कई बार शिकायत होती होगी कि अच्छा सर ही नहीं सॉल्व कर रहे हैं हमारी प्रॉब्लम, लाइक दैट, है ना। मोस्टली यही होता है रिलेशंस में, आप देखते हैं ये हमारी बात ही नहीं सुनते, हस्बैंड वाइफ के बीच जो झगड़ा है बात नहीं सुनते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, है ना। तो आप देखोगे मैक्सिमम बच्चों की कंप्लेन पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स तो हमारी बात ही नहीं सुनते, उनके पास टाइम ही नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, दूसरा कंधा तलाश करते हैं। क्लियर है। अभी किसान कह रहे हैं कि सरकार के पास टाइम नहीं है, मोदी जी कहीं और जाकर किसानों से मिल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे किसानों से नहीं मिल रहे हैं। ये क्या है, ये ग्रीवेंसेस ही तो हैं। तो ग्रीवेंसेस तो होंगे, उनका फॉर्म अलग अलग हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उनको रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म क्या है। देखिए ये तो बाय डिफॉल्ट होंगे, रिड्रेस करना उसका मैकेनिज्म वो कितना स्मूथ काम करता है,
और लास्ट में सेटिस्फैक्शन कितना है, तो इसी को डिलाइटेड, सैटिस्फैक्शन जैसे शब्दों से नवाजा गया है। प्राइवेट सेक्टर में जब सर्विस डिलीवरी होती है या आफ्टर सेल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं कि आपके घर में आया, टीवी फिट करके गया और आपको बढ़िया केबलिंग वेबलिंग कर दिया, कहीं से केबल नजर नहीं आ रहा, साफ सुथरा चालू करके दे दिया, तो आप भी उसको भैया रुकिए चाय पी कर जाइए, आप भी खुशी से चाय वाय पिला देते हैं उसको, ठीक है ना। आपको लगता है यार फटाफट एसी इंस्टॉल कर गया, बिल्कुल क्लीन करके, है ना। प्रोफेशनलिज्म कोई चीज़ होती है, और जितनी अच्छी कंपनी होंगी ना उनका आप देखिएगा तरीका काम करने का, कभी गौर कीजिएगा, उनके ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। जैसे कभी आप ड्रिल करने वाले व्यक्ति को देखा होगा आपके दीवार में, तो वो आपकी दीवार पर धूल ना गिरे करके नीचे एक कोई भी उस धूल को कलेक्ट करने के लिए सिस्टम रखेगा और ऐसे ड्रिल करेगा, तो धूल यहाँ इकट्ठी कर लेगा और उठाकर डस्टबिन में खुद फेंक कर आएगा, मतलब आपका घर भी गंदा नहीं हुआ, या नीचे पेपर बिछा लेगा। सो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। ओके, सो बात हो रही थी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की कि ये काम कैसे करता है देश में। फिलहाल आप देखेंगे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ये दो जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को एड्रेस किया गया है, वहां जाकर आप ऑनलाइन कंप्लेन लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। एंड थर्ड वन इज कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस डिलीवरी टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट्स ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। ये किसके लिए है? कैपेसिटी मतलब हिंदी में आप देखें ये क्षमता निर्माण की बात हो रही है। ओके, क्षमता निर्माण की बात हो रही, किसके लिए? फॉर ब्यूरोक्रेट्स, फॉर सिविल सर्वेंट्स के लिए बात हो रही है। सो कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस डिलीवरी टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट्स ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। ये एक साइकिल, एक सर्कुलर बेसिस पर चलता रहता है। प्रॉब्लम आई फिर से उसमें चेंज, प्रॉब्लम फिर से चेंज, लाइक दैट, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, विद द हेल्प ऑफ different kind of experience, with the help of PPP, with the help of private sector, with the help of other kind of courses, refresher courses, with the help of technology, we can go for capacity building program. तो ये गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन तीन तरीकों से हम आगे बढ़ सकते हैं और फिर आगे चलते हैं 3 मॉड्यूल्स ऑफ QMS से उत्तम फ्रेमवर्क। सो सिटीजन चार्टर का इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, रिव्यू, राइट, then delivery capability, customers, employees, infrastructure, and then finally receipt, redress and prevention, public grievances। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। सिटीजन चार्टर पहले तैयार करना, फिर ये उनको डेवलप करना और लास्ट में इनको स्मूथली हैंडल करना पब्लिक ग्रीवेंसेस को। तो एक तरह से ये डायग्राम आपका बनेगा एग्जाम में। क्लियर है? से उत्तम मॉडल है, इसको बनाया जा सकता है। सो 3 मॉड्यूल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज से वो उत्तम फ्रेमवर्क। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और इसको पूछा भी जा चुका है। सिंपल 7 स्टेप्स दैट कवर द इंटायर QMS से वो उत्तम फ्रेमवर्क। अब इसको देखा जाए, आप देख पाते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड ग्रीवेंसेस। ओके, सो आप देख पा रहे हैं पब्लिक ग्रीवेंसेस। सो ये उनके द्वारा डिसाइड की गई चीजें हैं, क्योंकि यही मिनिस्ट्री, यही डिपार्टमेंट चीजों को देख रही है। 7 स्टेप्स टू सेवोत्तम। डिफाइन योर सर्विसेज एंड आइडेंटिफाई योर क्लाइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका क्लाइंट कौन है, उसको डिफाइन कीजिए। कई बार किसी बिजनेस में यही नहीं पता चलता कि क्लाइंट है कौन, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में ये जरूरी है डिफाइन करना कि हमारा क्लाइंट कौन है। जैसे मैं एक एग्जांपल अक्सर देता हूं इस टॉपिक पर कि आप बात करेंगे, पहले टाटा की बात हम करते हैं। टिस्को बोलने पर समझ में नहीं आता कि मतलब सभी के लिए फुल फॉर्म याद रखना पॉसिबल नहीं है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। तो अब इसी को टाटा ने कहा कि टाटा स्टील, फिर नाम रखा टाटा मोटर्स, ठीक है। अब आप देखोगे क्लियर हो रहा है कि स्टील का कस्टमर, मोटर्स का कस्टमर, मतलब कंपनी के नाम से ही समझ में आता है कि हमारा कस्टमर कौन होगा, और या फिर उनके पंच लाइन में लिख दिया जाता है कि कस्टमर कौन होगा। तो पंच लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो छोटे छोटे नीचे टैग लाइन होते हैं ना, उनको डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है, ये किसके लिए बना है, ठीक है। जैसे एक कंपनी है सोडेक्सो पास, तो आप देखेंगे आपको जल्दी से नहीं समझ में आता, पास तो समझ में आता है, बाकी किसके लिए होगा, तो जब तक नीचे ना पढ़े समझ में नहीं आता है। तो ये कंपनी के नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि वो किन को सर्व करती है, या फिर उनके
पंच लाइन से या टैग लाइन से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये किसको सर्व करते हैं, ठीक है ना। कई बार ब्रांड बन जाने के बाद फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज आप देखेंगे कि आपको जरूरत पड़ती है डिफाइन करने की, और लोग कुछ ना कुछ पंच लाइन देकर रखते हैं। पहले सबसे पहले जरूरी है कि क्लाइंट्स कौन है। ये किसके लिए बात हो रही है? ये बात हो रही है कि आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है। प्राइवेट वाले तो लगभग कर ही लेते हैं, जो उनको डिफाइन करना होता है कर लेते हैं, उनका कस्टमर कहाँ छुपा है उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आपको देखना है कि आपके रेगुलर क्लाइंट्स कौन आते हैं, ठीक है। देन सेट स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स फॉर ईच सर्विस। प्रत्येक सेवा के लिए मापदंड की घोषणा कीजिए, उनका निर्धारण कीजिए। डेवलप कैपेबिलिटी टू मीट सेट स्टैंडर्ड्स। अब आपने डिसाइड तो कर लिया कि महीने की हर 5 तारीख को पीडीएस का चावल पहुंच जाएगा, लेकिन पता चला कि जो ट्रक का सिस्टम है, जो गोडाउन से लेकर जो सेंटर्स हैं, पीडीएस सेंटर्स हैं, वहां तक राइस ही नहीं पहुंचता है। तो पता चला कि ट्रांसपोर्ट वाले ने गड़बड़ी कर रखी है। तो अब आप क्या करते हैं, इसको ट्रैक करने के लिए किसी ट्रांसपोर्टर से बात करते हैं प्रॉपर रेगुलर सर्विस के लिए, क्योंकि उसको कभी चेक करने की कोशिश ही नहीं की। तो आपने जो प्रोमिसेस किए हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किए, उसके अकॉर्डिंग आपकी कैपेबिलिटी नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी कि उस साइकिल को पूरा कर सके। परफॉर्म टू अचीव दी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब क्या करना है, जो स्टैंडर्ड आपने डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए परफॉर्म करना है। कितने ज्यादा आप परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे परफॉर्म करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू। जैसे अभी एयरटेल का एग्जांपल दे रहा था मैं, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि ग्रीवेंसेस फटाफट निपटाना है। अभी हाल ही में एक कनेक्शन लिया एयरटेल का मैंने, तो उसमें मतलब मैंने फोन किया, आधे घंटे बाद डॉक्यूमेंट ले गया और अगले 1 घंटे में कनेक्शन चालू हो गया। सो सिंपल, और ज्यादा तामझाम नहीं, अननेसेसरी की फॉर्मेलिटीज को कट किया, फटाफट ऑनलाइन में भरा और आधार कार्ड से कनेक्ट किया, डन हो गया वो काम। सोचना ही नहीं पड़ा कि इसमें आगे पीछे सर पेपर कब देंगे, कब होगा, तो आप समझ रहे, सर्विसेज, फास्ट सर्विसेज, आपको सोचने का मौका दिया, आपने ऑर्डर किया और आपके यहाँ डिलीवरी आ गई। ऑनलाइन में भी आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम खोले पाताईज एकेडमी और सामने डिलीवरी हो जाए पूरी क्लासेस की, है ना। खैर, लेक्चर्स और प्रोडक्ट तो इस तरह के मामलों में, चीजों में अंतर है। सो परफॉर्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही एक चीज है जहां पर गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज उस तरह से परफॉर्म नहीं करते हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड है, राइट। अच्छा, इसी चीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी चीज के लिए हम लोग ट्रिपल पी में जा रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, उठा के प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं। अब देखिए, तेजस ट्रेन में जो सर्विसेज दी गई, क्या वो गवर्नमेंट ट्रेन में पॉसिबल थी? इतनी उस तरह से पॉसिबल नहीं थी जो प्राइवेट कर सकता है, बिकॉज प्राइवेट के पास अपनी फ्रीडम होती है, प्राइवेट के पास उतना टाइम होता है उन सारी चीजों पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्लियर है? आप देखेंगे, एक जमाना था जब बीएसएनएल का ऐड आता था, उस ऐड को देखते तो ऐसा लगता ऑफिस में बीएसएनएल वालों ने शूट कर लिया, ऑफिस में मिलके ही आपस में शूट कर लिया, कोई क्वालिटी नहीं। तो आप देखते हैं बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप ऐड कैसे बनवा रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट के कुछ एड्स बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत बढ़िया तैयार होते हैं, राइट। सो इट डिपेंड्स की क्वालिटी कैसे दे रहे हैं। मॉनिटर परफॉर्मेंस अगेंस्ट दी सेट स्टैंडर्ड्स। अब मॉनिटर करने के लिए आपके पास कोई मीटर होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए, वो कैसे करेंगे, और जो चीज मॉनिटरिंग, जिसकी मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं है, क्लियर है, उसमें इंप्रूवमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि उसका रिव्यू करना होगा, उसका मूल्यांकन करना होगा, इवेल्युएट करना होगा, तब जाकर उसमें ठीक कर पाएंगे। फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसको ठीक किया जाए, फिर ठीक करके अगले चैलेंज को देखो, फिर ठीक करो। ऐसे एक एक चीज ठीक होते जाएगी और आपको आगे बढ़ते जाना है, तब जाके आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लेवल पर पहुंच जाएंगे। फिर इवेल्युएट इंपैक्ट थ्रू एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। ये इसलिए बोला बिकॉज आप खुद जब चीजों को फॉलो करते हैं या चेक करते हैं तो आप अपनी गलतियां ढूंढ नहीं पाते हैं, इसीलिए इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। अभी आप देख पा रहे हैं कि अर्नेस्ट एंड यंग या फिर प्राइस वाटर कूपर, PwC जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हैं, जिनको लाया जा रहा है ताकि वो चेक कर सकें या देख सकें कि हमारी कमजोरी कहाँ है। बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज आ गए हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, है ना, दुनिया भर के एजेंसीज हैं जो हमारी बहुत सारी चीज़ों को रेट करके दे रही हैं। कई बार रेटिंग बढ़िया आती है तो हम लोग खुश रहते हैं कि हाँ बढ़िया रेटिंग है इंडिया की, राइट। सो कई कंटेक्स्ट में आप देखेंगे कि रेटिंग का मसला होना चाहिए। जैसे गुड गवर्नेंस के लिए रेटिंग होती है, ई गवर्नेंस के लिए रेटिंग होती है, देन आप देख पा रहे हैं कि इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके लिए रेटिंग होती है। तो ये सारी चीजें क्या है कि कोई ना कोई हमें मॉनिटर कर रहा है, मे बी थर्ड पार्टी, मे बी NGOs, मे बी सिविल सोसाइटी, मे बी इंटरनेशनल एजेंसीज,
ओके तो क्योंकि आप खुद करेंगे तो कहीं ना कहीं गलतियों को दबा दे, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, नहीं ये ऐसा नहीं है। सो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। एंड लास्ट वन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, आपके एग्जामिनेशन में भी इंपॉर्टेंट है, ये सब आप अपने लिए भी कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में भी आप सर्वोत्तम मॉडल को लगा सकते हैं कि आप कैसे अपने आप को इंप्रूव करते हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने आप को चेक नहीं कर रहे हो। चेक नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं पर आप ब्लंडर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों? ओके, far-reaching changes in the global economy, increased global interdependence and a sea change in the way governments function have made it all the more necessary to build a competent, well-functioning civil service. The telecommunications and computer revolution offer immense opportunities to bring about efficient delivery of services. जिसकी बात मैं कर रहा था, आप देखें कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि 1991 के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आप देख पाते हैं कि पूरी दुनिया में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जैसा कॉन्सेप्ट आया पूरी दुनिया में, आप इंक्लूडिंग इंडिया। फिर मैंने बताया था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करें हम, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड का शब्द है एक, नवलोक प्रबंधन कहा गया, जिसमें डेफिनेट तौर पर जो क्वालिटी है सर्विस की उस पर बात कही गई और उसके लिए एफर्ट भी लगाया गया। उसमें कहा गया कि आपको प्राइवेट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट अपनाना होगा, आई मीन प्रबंधन की निजी शैली पर काम करना होगा, प्रोफेशनलिज्म चाहिए, मतलब पेशेवरपन लेकर आइए सर्विसेज में। जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं दैट शुड बी अ प्रोफेशनल वन। प्रोफेशनल वन का मतलब क्या होता है कि जो अपने मिशन को, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर काम करे और उस जो प्रॉमिस्ड सर्विस है उसको फुलफिल करके दे, एंड देन आपसे पूछे कि भाई साहब अब आप खुश हैं, मैं जा सकता हूं, इस लेवल की सर्विस चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। मतलब जो आपने वैल्यू लिया है सर्विस के एवज में, तभी तो वो कस्टमर रिटेन करेगा ना, जब आप उसको बेहतर सर्विस देंगे, लास्ट तक उसे पूछेंगे सब कुछ, राइट, तब जाकर। तो इस तरह से आपको चीजें ध्यान में रखनी होंगी और इसके लिए आप देख पाते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हमें ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी, बिकॉज इंटरडिपेंडेंसी बढ़ी है हमारी। क्लियर है? हम कहीं से कुछ मंगाते हैं, कोई हमसे कुछ सामान मंगाता है, इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज के लिए, जैसे आप इंडिया में कई सारी जगह जहां इंटरनेशनल टेंडर का सिस्टम आ चुका है। हम इंटरनेशनल हो सकता है कि हमारी इंडियन कंपनी बाहर जाकर रजिस्टर्ड कर ली हो, वहां से वो टेंडर भरते हो। क्लियर है? ये भी एक तरीका है। लेकिन मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, इन सभी जगह की एजेंसीज आई। आप देखो पूरे इंडिया में चाइनीज कंपनीज कितने जगह पर है, बिकॉज इंटरनेशनल टेंडर खोला है, कोई भी आ सकता है। भले चाइना से हम प्यार हमारा कम हुआ है ना, और हिंदी चीनी बाई बाई नहीं हुआ, थोड़ा सा बाई बाई में डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप देखते हैं बहुत सारे टेंडर्स में वो लोग हैं, क्योंकि इससे फिर आप क्वालिटी तलाश करते हैं। और आपने कह रखा है कि ओपन है भैया, जिसको सुधारना है सुधर जाइए, अदरवाइज बाहर से तो लोग आ रहे हैं। क्लियर? आपको अपने घर के सोफे ठीक करने हैं, फिर है ना फर्श ठीक करनी, लाइट, पर्दे धोने हैं, सब कुछ ठीक करना है, क्योंकि बाहर से लोग मेहमान आ रहे हैं। और वो मेहमान कौन है? एलपीजी हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं। तो आपको रिफॉर्म तो लेकर आना पड़ेगा, अपने अंदर चेंजेस तो लाने पड़ेंगे। आप कैसे भी लाइए। आप देखिए, आपके सिलेबस में सारी चीजें डाल दी गई, क्योंकि अभी से डिमांड हो रही है कि आप कम से कम जो ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, आपके सिलेबस में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग तो आप पढ़ाई कीजिए। और जो लोग नहीं जानते, जो BA करके आए हैं, जो मैनेजमेंट की बातें नहीं पढ़े हैं कभी भी, उनको भी पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यहां से तो पढ़ के जाइए। बाकी लवासना में और उसके अलावा IIM अहमदाबाद, MDI गुड़गांव या फिर येल यूनिवर्सिटी की बात करें यूरोप में, वहां पर तो आपको कम से कम पढ़ाया जाएगा। और नहीं तो 3-4 साल में आपको मैनेजमेंट प्रोग्राम कराया जाता है। क्यों आखिर ये सब कराया जा रहा है? बिकॉज वो चाहते हैं कि आपके अंदर रिफॉर्म आए, आपके अंदर सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें ही ना हो, बल्कि उनको इंप्लीमेंट कैसे करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे लेकर आएं, विद द हेल्प ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की मदद से आप कैसे चीज़ों में रिफॉर्म लेकर आएं। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, तब जाकर ये क्वालिटी सर्विस डिलीवरी का जो प्रॉमिस है वो पूरा हो पाता है। ओके, अब यहाँ पर सिंगापुर का एक एग्जाम्पल लिया है। सो सिंगापुर के एग्जाम्पल में इन February 91, देखिए यही वो टाइम है जहाँ पर रिफॉर्म्स काफ़ी सारे हो रहे हैं, चाहे ब्रिटेन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें या फिर सिंगापुर की बात करें। तो आप देख पाते हैं कि सिंगापुर जैसे देश में क्या हो रहा है, SQIU सर्विस क्वालिटी इंप्रूवमेंट यूनिट्स एस्टेब्लिश किए गए। हालांकि इसी तर्ज पर भारत ने भी क्वालिटी सर्विस डिलीवरी, या उसको कहा गया डिलीवरी मॉनिटरिंग यूनिट, DMU कहा गया इसको। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम, आगे स्लाइड में है।
द यूनिट इज लोकेटेड इन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट, इसको हमारे यहां पर भी प्राइम मिनिस्टर के ही ऑफिस में था। द मैंडेट ऑफ द SQIU इज टू मेंटेन द हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड्स इन द पब्लिक सर्विसेज बाय ऑब्टेनिंग अ कंटिन्यूअस फीडबैक फ्रॉम द यूजर्स। अब फीडबैक, अब हमारे देश में आप देखेंगे कि बहुत सारे फॉल्ट हैं फीडबैक के तरीके में। वो फॉल्ट कैसे हैं? अब हम जब अपने देश की बात करें तो फॉल्ट कैसे समझिएगा। अब फोन नंबर है, फोन नंबर पर कोई उठा नहीं रहा है, इसीलिए हमने कॉल सेंटर सेटअप बैठा है। अब किसी यूनिवर्सिटी में फोन किया आपने हेलो मैम, हाँ जी क्या है, कौन बोल रहा है, कहाँ से लगा लेते हैं फोन, पहले ही रिस्पॉन्स खत्म। क्लियर है? अब आपने भी फोन रख दिया, उसने भी रख दिया, आपको पता नहीं गलती से कहीं और तो नहीं लग गया, लेकिन आपको समझ में आती बात कि नहीं मैं वही लगाया हूं। उनके बात करने का तरीका यही है, बिकॉज वो दूसरे काम के लिए ऑथराइज है, उन्हें मजबूरी में फोन उठाना पड़ता है, तो वो हैंडल अलग कर देते हैं। क्लियर है? तो आप देख पाते हैं इस तरह के चैलेंजेस जहां पर हैं, तो हमें कंटिन्यूअस फीडबैक कहां से आएगा? यूजर का फीडबैक ही नहीं आएगा। तो अब हमें आईसीटी का इस्तेमाल करते हुए हमें कोई मैकेनिज्म डेवलप करना है कि ताकि हम इमीडिएट फीडबैक दे सके। मैंने पिछली क्लासेस में बताया है कि सुरेश प्रभु जब रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने ट्विटर से सारी कंप्लेंट्स रिसीव की हैं, तो फटाफट रिस्पॉन्स आया, राइट? सो दी SQIU हैज ए 5-member पॉलिटिकल सुपरवाइजरी पैनल, तो क्या हुआ, अलग से एक टीम बना दिया, एंड अ 7-member मैनेजमेंट कमेटी चेयर्ड बाय द परमानेंट सेक्रेटरी इन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सोचिए, अलग से अरेंजमेंट किया, परमानेंट सेक्रेटरी बैठा दिया। इन एडिशन टू गिविंग फीडबैक, service quality managers are responsible for upgrading customer services in the ministries. The service quality improvement exercise in Singapore has been instrumental in encouraging a shift towards a client oriented form of administration. क्या बोला? Client oriented form of administration. It means प्रशासन का कैसा स्वरूप? क्लाइंट उन्मुखी। क्लाइंट कौन है? आपका मुवक्किल है, जो आपके पास आया है वही कस्टमर है। तो उपभोक्ता उन्मुखी प्रशासन हमें चाहिए, उपभोक्ता उन्मुखी सरकार चाहिए हमें, जो उनके लिए काम कर सके, जो ये माने कि ये कस्टमर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो आया है तो हम उसकी जरूरत है, वो हमारी जरूरत है, उसे खुश रखना हमारी जरूरत है, बिकॉज उसने हमें वोट दिया है, उसने हमें 60 साल के लिए चेयर पर बैठा है, हम IAS हैं। क्लियर है? तो ये सारी जिम्मेदारियों को हमें समझना पड़ेगा। अभी कैसा एटीट्यूड है, हम एक बार सरकार में आ गए, अपने हिसाब से चलेंगे, आपको जो बोलना है बोलते रहो, जो चीखना है चीखते रहो, हम तो पैसा कमा के निकल लेंगे। इसीलिए इतना तामझाम वाला सिलेबस आपको पढ़ना पड़ रहा है, जिसमें फंड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की बात कर रहे हैं, इसमें इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का हाल बहुत अच्छा नहीं है। देन इन द मिड 90s PS21, वहीं की बात है, पब्लिक सर्विस फॉर द 21st century was introduced. The basic rationale for the PS21 initiative was to build an adaptable civil service that helps Singapore to meet the challenges of a rapidly changing global environment. इसका मतलब ये हुआ कि वैश्विक वातावरण में जो बदलाव आ रहे हैं, जो कस्टमर या सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है, और मैंने एग्जांपल दिया था सिंगापुर एयरलाइंस का, पिछले वीडियोस में दिया होगा, कि एक बार एक यात्री की मीटिंग थी सिंगापुर में, और वो बिजनेस क्लास में रन कर रहे थे, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में आपको पता है लीकर सर्व होता है, तो गलती से वो सर्व करने के दौरान उनके कपड़ों पर वो शराब गिर गई। अब उसका नाराज होना लाजमी था, क्योंकि उसको लगा कि भाई जाते ही मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। अब वो इन्होंने जो भी अपना कांटेक्ट किया होगा और जो भी वहां पर बताया होगा कि ऐसा ऐसा हो गया। अब सोचिए उस पैसेंजर के खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब पैसेंजर उतरते ही उसने देखा कि लगभग उनकी ड्रेस से मिलता जुलता ड्रेस उनके लिए रेडी तैयार खड़ा है और स्टिचिंग वाला है, ताकि एडजस्टमेंट करना पड़े तो हार्डली 5 से 10 मिनट में तुरंत करके दे दे। और ऐसा ही हुआ। सोच कर देखिए, आई मीन प्रोमिसेस। तो क्यों ना फिर लोग सिंगापुर को याद करें, राइट? The key ideas of the PS21 are to improve the quality and delivery of service with use of computerization, to take good care of staff in terms of welfare. Care किसके लिए? स्टाफ का भी होना चाहिए। Recognition of good service provided, encourage creativity and innovation in staff and to increase public awareness. क्या बोला कि आपको स्टाफ को भी ध्यान देना पड़ेगा, और स्टाफ के अंदर क्रिएटिविटी चाहिए, उसके अंदर इनोवेशन लाना होगा, उसको उसका वेलफेयर करना होगा, तब जाकर वो खुश रहेगा और ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेगा।
और हमारे देश में हमको पता है कि सरकारी नौकरी से हम पैसा जब मिलता है तब तो हम खुश रहते हैं, छुट्टियां मिलती है तो खुश होते हैं, लेकिन जब हमें 5 बजे से ऊपर बैठना पड़ता है तब हमें चैलेंज आता है। या तो हम बर्डन सम हैं, ऑलरेडी सुबह से आके बिल्कुल बैल की तरह काम किए जा रहे हैं, या फिर काम ही नहीं है हमारे पास। दोनों एक्सट्रीम कंडीशन हमारे देश में है। तो उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं, कोई एंथुजियाज्म नहीं है काम करने का। उसको चेक करने की जरूरत है। जिन डिपार्टमेंट्स में एंथुजियाज्म है उसको देखना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि एचआर पॉलिसीज वहां की कैसी हैं। हालांकि गवर्नमेंट की एचआर पॉलिसीज लगभग सेम है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दो ही एचआर पॉलिसीज है हमारे पास। तो ये देखना पड़ेगा कि जिन स्टेट्स में प्रोफेशनली काम बढ़िया होता है, जैसे हुआ क्या, एक और घटना बताता हूं। मोदी जी ने शुरुआती दौर है जब प्रधानमंत्री बने ही थे, साल 1.5 साल के अंदर बिजनेस हाउसेज ने कंप्लेन किया कि साहब आप हम मतलब क्या करें, हम इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं और सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन आपके यहाँ फास्ट ट्रैक सिस्टम ही नहीं है। पहले भी भारत में कंप्लेन थी, ईज ऑफ डूइंग में हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं, ठीक है ना। और आपको पता है इसी को नौकरशाही या ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच कहते हैं कि भैया ढर्रे पर काम हो रहा है, धीरे धीरे काम हो रहा है, आज नहीं कल परसों देखेंगे, फिर आप अंडर टेबल कुछ दोगे लोगे, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इस तरह का सिस्टम हम देख पाते हैं। तब उन्होंने कहा कि ये पर्सनली मैं देखूंगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देखेगा इस मसले को, और आप यकीन मानिए आप आइए और आपको विद इन 7 डेज या एक उन्होंने फिक्स टाइम प्रॉमिस किया और बोला इतने दिनों में आपको सब कुछ हो जाएगा। और उन्होंने गुजरात का एग्जाम्पल दिया कि गुजरात में किसी ने गलती से भी फोन लगा लिया कि मुझे इंडस्ट्री खोलनी है तो डिपार्टमेंट उसका उद्योग खुलवाकर ही दम लेता था। मतलब इतना फास्ट और इतना फ्रेंडली सिस्टम गुजरात का एस्टेब्लिश हुआ था। तो कहने का मतलब कोई स्टेट ग्रो करता है या कहीं पर कोई प्रोफेशनलिज्म है तो डेफिनेटली उसकी अपनी वैल्यू है और उसका असर दिखता है, ठीक है ना। तो गुजरात में भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, लेकिन जो काम हुआ है उसका अप्रिशिएशन इसी रूप में आपको समझना पड़ेगा कि प्रोफेशनली जहां पर तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, ये सभी स्टेट्स क्यों आगे बढ़ रहे हैं आप देख पाते हैं, बिकॉज प्रोफेशनलिज्म। हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के टाइम पर आप देख पाते हैं प्रोफेशनली कितना अप हुआ, क्लियर है। तो अभी जितने भी रिसेंट नए राज्य हैं उनको सोचना पड़ेगा कि हम किस सेक्टर में बेहतर कर सकते हैं, हम और प्रोफेशनली कैसे आगे जा सकते हैं। बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि हमारे देश में जो वर्क कल्चर है, जिसको अभी हम पीछे दूसरे वीडियोस में देख कर आए हैं, वर्क कल्चर का ही तो सबसे बड़ा रोना है। बिकॉज हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो एफिशिएंट नहीं है तो, या फिर काम करने का मोटिवेशन नहीं है। उनको लगता है सैलरी तो मिलनी है, क्या एक्स्ट्रा हमें अप्रिशिएशन होगा, कहीं तालियां मिल जाए, पद्म भूषण पद्मश्री तो अप्रिशिएशन है, ऐसा नहीं है, लेकिन रेगुलर बेसिस पर कोई परफॉर्मेंस इवोल्यूशन सिस्टम नहीं है। वहीं पर आप प्राइवेट में देखते हैं बहुत सारा मोटिवेशन होता है वहां पर, ठीक है ना, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड सिस्टम होता है हर महीने और मंथली, उसके बाद 3 महीने में एक बार, 6 मंथली, साल भर में, इस तरह से बहुत सारा इवोल्यूशन होता रहता है। बहुत सारी कमिटीज हैं जिन्होंने रिकमेंड किया है कि एम्प्लॉइज का मूल्यांकन होते रहना चाहिए, उनका रिव्यू होते रहना चाहिए, और जिसकी सख्त कमी हमारे देश में दिखाई देती है। क्लियर है दोस्तों। तो प्राइवेट सेक्टर में आप देख पाते हैं कि उनके टारगेट देने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। कुछ चीजों को हमें गवर्नमेंट में फॉलो करना होगा, और गवर्नमेंट में जिस दिन जॉब डिफाइन कर लेंगे थोड़ा सा कंप्यूटराइजेशन का हेडेक होगा, लेकिन हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस सर्च पर आप देख पाते हैं कि गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी टारगेट मिलना चाहिए और उसका रिव्यू हो। जैसे मैंने प्राइवेट कंपनीज में काम किया है, तो वहां पर क्या होता है, टारगेट मिलता है, इस महीने का टारगेट ये है। अब वो टारगेट जो है उनको भी पता होता है कब कैसे टारगेट देना है। अब उन्होंने कहा कि ये महीने का टारगेट इतना है, ये करोगे तो ये फाइनेंशियल रिवॉर्ड है, लेकिन 3 महीने का टारगेट ये है, यदि ये आप अचीव करते हो तो आपको दुबई घूमने के लिए फैमिली के साथ ट्रिप मिलेगा। अब आपको वो बड़ा वाला दिखता है, 3 महीने बाद वाला छोटा वाला लगता है कि ठीक है हम क्यों ना बड़ा अचीव करें। इसमें जो टारगेट दिया जाता है 10% ऊपर करके दिया जाता है। मान लो आप 100 अचीव करते तो 110 दे दिया, वो अचीव करने के लिए आपको 40 दिया जाएगा, 10 एक्स्ट्रा दिया जाएगा, महीने उतने ही है। अब आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। दुबई नहीं भी मिला तो उसके नीचे वाला, लेकिन आप दुबई के लिए ट्राई करते हो, भैया फ्री में ट्रिप है। वो फ्री में नहीं होता है, आपने जो मेहनत की है उससे इतना इनकम जनरेट होता है कि कुछ हिस्सा आपको दे दिया जाता है। एक तरह से पार्टनरशिप है उस अचीवमेंट में, आपको भी गलत नहीं लगता। और घर वाले पूछते हैं भैया इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तो आप भी बता दो दुबई चलेंगे 3 महीने के बाद। तो पत्नी भी मान लेती है कि अच्छा ठीक है कि भैया ठीक है आप लेट आओ ऑफिस से, कोई नहीं दुबई तो चलना ही है ना। अब क्या हुआ,
कि वो दुबई जाने के चक्कर में एक मोटिवेशन काम कर रहा है कि फटाफट 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 अचीव किए और दुबई से घूम के आ गए। अब दुबई एक हफ्ते 10 दिन सरकार मतलब कंपनी के पैसे में घूम के आने का अलग ही मजा है, ठीक है। अब ब्रेन फ्रेश हो गया, अब आप आए, बॉस ने स्वागत किया और भाई अब चलो काम वाम पे ध्यान दो, बहुत दुबई दुबई हो गया। अब उसके बाद बिना रिवॉर्ड के आपको टारगेट्स अचीव करने हैं और डांट भी पड़ेगी जबरदस्त तरीके से, क्लियर है। अब आपको भी पता है कि दुबई होकर आए तो कंपनी काम भी लेगी, आप महीने 2 महीने फिर खूब जोर लगा के काम करते हैं, फिर आप देखते हैं 3-4 महीने बाद फिर एक कोई बड़ी स्कीम आ जाती है, अब इधर गोल्ड मिलेगा या ज्वेलरी मिलेगी, फिर आप टारगेट के लिए लग जाते हैं। तो क्या होता है, हर 3-4 महीने में एक टारगेट सेट होते जाता है और आपने खूब जोर लगा के काम किया तो आपने टारगेट निकाल लिया। तो कंपनी का ये जो मुनाफा जो बढ़ता जाता है ना, 1000 करोड़ लाख करोड़, ये कहां से आ रहा है? करते तो हाँ, लेकिन वेलफेयर का भी। फिर कंपनी ने देखा कि भैया सब फेडअप हो चुके हैं, थक चुके हैं, फिर अचानक अनाउंस हुआ कि फला जगह पर फला रिजॉर्ट में 3 दिन का क्या है, आई मीन रिलैक्सेशन है। वहाँ रिजॉर्ट में कंपनी खूब पार्टी वार्टी देती है आपको, है ना, खूब इधर मस्ती वस्ती डांस वांस ये सब आपको सिस्टम करके देती है। पूल में आप 3 दिन तक ऐसे ही पड़े हैं, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वहाँ बॉसेस होंगे, बातचीत करेंगे, गेम्स होंगे, मैनेजमेंट गेम्स होंगे, है ना, पूल गेम्स होंगे, ये सब होने के बाद आपको फुल्ली एंजॉय कराने के बाद फिर घोड़े को तैनात किया जाता है ड्यूटी में, चल भाई भाग अब यहाँ से वापस। फिर घोड़ा तैयार होता है, फिर टिक 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 टिक। समझ में आ रहा है आपको? कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है फिर रेगुलर ट्रेनिंग, फिर अप्रिशिएशन, फिर आपको अचानक प्रमोशन का लेटर आता है कि आपका प्रमोशन है, अप्रिशिएशन है, बॉस ने बुलाया है, मुंबई हेडक्वार्टर बुलाया, दिल्ली हेडक्वार्टर बुलाया गया है, वहां पर मीटिंग में स्पेशल आपको, है ना, अवार्ड दिया जाएगा, फंक्शन, वहां पर एक पूरा डिपार्टमेंट लगा रहता है कि कौन कैसे काम कर रहा है। ये सिस्टम, एचआर सिस्टम की जरूरत है। हमारे देश में एचआर सिस्टम है ही नहीं गवर्नमेंट साइड में, हम तो सिंपली चल रहे हैं बस, है ना। कोई रिपोर्टिंग किसके पास है? बॉस के पास। एचआर सिस्टम है ही नहीं हमारे देश में। वही लोग हैं जो एचआर संभालते हैं। छुट्टी बॉस देखेगा, मेन बॉस। कलेक्टर कोई छुट्टी देखना है, उसी को परफॉर्मेंस देखना है, उसी को बाकी काम करना है, उसी को इंप्लीमेंटेशन देखना है। अकेले वो कितना कर लेगा? ड्यूटी ओवरबर्डन है वो, ठीक है। तो दोस्तों हमें इस तरह से कुछ सोचना समझना पड़ेगा। ये देश यदि आगे हैं तो बिकॉज ऑफ देयर सिस्टम, बिकॉज ऑफ देयर इंप्रूवमेंट्स, बिकॉज ऑफ देयर गुड ट्रेनिंग सिस्टम, ये सारी चीजें हैं। अब आप देख पा रहे हैं भारत में भी क्या किया गया था, डिलीवरी मॉनिटरिंग यूनिट सेट अप इन पीएमओ। ये 6 सितंबर 2009 की बात है, उसी वक्त के न्यूज़ की बात है। और उसके बाद अभी मोदी गवर्नमेंट में बहुत हाईलाइटेड तौर पर नहीं, लेकिन एक किसी न किसी रूप में हिडन तौर पर काम कर रहा है। डीएमयू शॉर्ट में कहा जाता है। तो जो गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उनको स्पेशली एक टीम देखेगी, ऐसा मनमोहन सिंह, ये मनमोहन सिंह के टाइम पर सेट हुआ था और बढ़िया काम था और काफ़ी प्रोफेशनली इसको सेट किया गया था। और इनकी रिपोर्ट्स, आई मीन जो डीएमयू पर्टिकुलरली 16 या 17 मिनिस्ट्रीज के काम को इनको क्या करना था, रिपोर्ट तैयार करना था। और पीएमओ की साइट पर वो अलग से डीएमयू करके ब्लिंक होता रहता था, मतलब यहाँ पर ब्लिंक होता रहता था। तो आप जैसे ही क्लिक करते तो ये 16-17 प्रोग्राम्स की लिस्ट खुल जाती कि इनका परफॉर्मेंस मंथ वाइज कैसा है। दैट वाज ऑल अबाउट डीएमयू। यहाँ लिखा भी हुआ है, अकॉर्डिंग टॉप प्रायोरिटी फॉर ensuring टाइम बाउंड implementation of the UPA government's flagship programs, new initiative and iconic projects, Prime Minister Manmohan Singh has set up a delivery monitoring unit। ये बेसिकली यहीं पर आप पढ़ते हैं कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा इनपुट आता है कि आप कंपैरिजन से, ये बेस्ट प्रैक्टिस है सिंगापुर वगैरह में या ब्रिटेन में, जिसको हम भारत में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उस वक्त मिस्टर नायर थे। द डीएमयू वाज सेट अप इन जुलाई। Earlier this week, the Prime Minister acquainted himself with the mechanism, keeping up the promise made in the President's address to the joint session of Parliament on June 4 that DMU would be set up within 100 days of the UPA government assuming office in its second innings. The unit was set up within 33 days on July 7. तो इस तरह के आप देख पाते हैं, दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट, ओके। अब इससे आपको भी समझ में आता है कि अच्छा डीएमयू टाइप का कोई सिस्टम था हमारे देश में। मैंने कहा मोदी जी के टाइम पर उसको साइडलाइन कर दिया बिकॉज ऑब्वियसली एक थोड़ा सा राइवलरी सिस्टम है कांग्रेस बीजेपी का, तो उस वजह से ये चीज़ें हैं। तो आप देख पाते हैं DMU is designated to ensure monitoring by the Prime Minister's office on selected programs, okay, while in the UPA 1 there were 101 items in the National Common Minimum Program which were being monitored by the PMO.
the list has been Prime Minister Office, PMO का मतलब the list has been reduced to a select menu of 18 items of high visibility and high impact projects officials in the PMO said. So ये आई मीन सेलेक्टेड प्रोग्राम्स पर जो हमको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक बच्चों का वैक्सीनेशन है, लाइक हमें पोलियो इरिडिकेट करना है तो पोलियो वैक्सीनेशन, इस तरह से जो प्राइम टारगेट हों. द रोल ऑफ DMU इज टू एंश्योर इफेक्टिव डिलीवरी. देखो ये आ गया ना शब्द, प्रभावशाली प्रदाय हमें करना है थ्रू रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ आउटपुट्स, ओके, फास्ट ट्रैक इंप्लीमेंटेशन एंड ट्रबल शूट थ्रू पीरियोडिक रिव्यूज. ट्रबल शूट क्या है? ग्रीवेंस हैंडलिंग है. Okay, the basic design is that the Prime Minister will kept informed of the progress on these select programs on a quarterly basis. So basically एक सक्सेसफुल लीडर वही है जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को मॉनिटर कर सके. बहुत सारे फ्लैग आपके टेबल पर लगे होने चाहिए, नोटिस बोर्ड पर लगे, ये देखना ये देखना ये देखना, फोन करके, क्योंकि चेयर पर बैठे बैठे आपको करना क्या है? मॉनिटरिंग ही तो करनी है. लेकिन मॉनिटर भी आसान नहीं होता है आज की डेट में, और क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम्स आ गए हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स आ गए, आपको केवल कॉल कर करके बात करनी है आपको, है ना. तो गवर्नमेंट में आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम आपका फोन पर बीतेगा, क्योंकि आप क्रॉस चेक कर रहे हैं, हर चीज को बात कर रहे हैं, हाँ भाई क्या हुआ, इसका क्या हुआ, रोड बनी या नहीं, परसों राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, क्या है प्रोग्राम, एक स्कूल का ओपनिंग होना है, कलेक्टर साहब CM साहब जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, मंत्री आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा, ये वो, आई मीन चारों दिन भर आपका काम क्या है कलेक्टर का, इन्हीं सब चीजों में. हाँ, इनमें से कई रूटीन प्रोग्राम्स हैं, रूटीन डिसीजन मेकिंग है, जिन्हें हटा देना चाहिए, इसे किसी और को दे देना चाहिए. बिकॉज टॉप ऑफिसर्स शुड बी एंगेज्ड ओनली इन आइडिया क्रिएशन. ओके, उनका काम क्रिएटिविटी में होना चाहिए. ओके, सिंगल विंडो सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. सिंगल विंडो सिस्टम SWS, ये भी एक बड़ा फेमस है, एकल खिड़की प्रणाली कहा जाता है. जैसे इससे पहले क्या होता था 91 के पहले, कि एक काम कराने के लिए कभी इस मोहल्ले की बिल्डिंग में, कभी इस मोहल्ले की बिल्डिंग में, कभी और कहीं, आप थक जाते थे अलग अलग जगह जाकर डॉक्यूमेंट्स को कंफर्म कराने में या पास कराने में, ठीक है ना. उस सिस्टम को चेंज किया गया. वन ऑफ द वेज इन विच गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड have approached efficient and effective service delivery to citizens and businesses is by adopting a single window system. The driving force behind this approach is the belief that citizens need not run around different government offices for getting various services. This is achieved through a number of ways. तो अभी जो जिसकी बात मैं कर रहा था कि अलग अलग ऑफिस घूम रहे हैं अलग अलग एक ही तरह के काम के लिए, तो इस तरह के सिस्टम को चेंज किया गया और बोला कि भाई साहब एक ही जगह काम हो जाएगा, अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है. जैसे आप बड़े शहरों के बैंक्स में जाएंगे, SBI वगैरह में, तो जिस भी काउंटर में आप खड़े हो वहीं पर सारे काम हो जाएंगे. ऐसा नहीं कि पैसा वहां जमा करना है और DD उधर जमा करना है, चेक का बुक इधर मिलेगा, ऐसा नहीं. जो भी आप मांगेंगे दे विल प्रोवाइड यू. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम. अब आजकल की डेट में आप देख पाते हैं कि ये एक तरह से इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज, ई गवर्नेंस के माध्यम से ये सब होने लगा है. तो ई गवर्नेंस एक बढ़िया चीज है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अगली स्लाइड में चलते हैं.